हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो धूम 89.6 में और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अमिता। स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में, जहां हम आपको मिलाते हैं अपने ही क्षेत्र के किसी खास मेहमान से। दोस्तों, हर किसी की आंखों में हजारों सपने होते हैं और इन सपनों को साकार करने का मौका जिंदगी हम सभी को देती है, लेकिन कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए भरी दोपहरी जागता है, तो कोई सपनों को देखते देखते ठंडे कमरे में आराम फरमाता है। कोई मेहनत की रोटी खाता है तो किसी के लिए पकवान खुद ब खुद मेज पर आ जाता है। पर जिंदगी तो उसी को जीत का सेहरा पहनाती है जो विषम परिस्थिति में भी अपने सपनों को पूरा करने से नहीं घबराता है। ऐसा ही एक सपना कभी बछेंद्री पाल ने देखा था और सन 1984 में एवरेस्ट की चोटी पर भारत का तिरंगा लहराकर अपने उस सपने को साकार करके भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही कहलाई। और आज मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे स्टूडियो में अपने असंभव से सपने को साकार करने वाली एक ऐसी ही जुझारू शख्सियत मौजूद है, जिनका नाम है याशी जैन, जो कि एक पर्वतारोही है। वैसे आपका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है, तो हर एक रायगढ़ वासी आपको बखूबी जानते हैं। आपने 3 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल करके न सिर्फ अपने परिवार बल्कि रायगढ़ और पूरे भारत का मान बढ़ाया है। तो याशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो धूम के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। थैंक यू आरजे अमिता, आपने मुझे यहाँ बुलाया और धूम में अपने श्रोताओं को अपनी बात रखने का, अपने बारे में बताने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो याशी जी, आप अपने बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? जी, तो मैं रायगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ और मेरी स्कूलिंग रायगढ़ से ही हुई है। रायगढ़ में कार्मल कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ तक मैंने अपनी 10th की पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद क्लास 11 और 12 ओपी जिंदल स्कूल से, और उसके बाद मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कलिंगा इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर से। अरे वाह, ये तो आपने काफ़ी अच्छी स्टडी कर ली है। और इसके साथ ही हम आपकी फैमिली के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे कि कौन कौन है आपके परिवार में? जी, तो मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी एक छोटी बहन है और मेरी दादी है। पापा बैंक में मैनेजर हैं, मम्मी स्कूल टीचर हैं और छोटी बहन की अभी पढ़ाई चल रही है। वाह वाह, मतलब पूरी फैमिली फुल फैमिली है और सबके साथ अच्छी गैदरिंग भी होती होगी, घर में भरा पूरा परिवार है। बिल्कुल। तो याशी जी, सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोता आपसे ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि आपने माउंटेनियर बनने का कैसे सोचा? क्या सोच थी इसके पीछे? ये आपके माता पिता का सपना था या फिर आपका खुद का सपना था या फिर आपका कोई रोल मॉडल था जिनसे आप इंस्पायर हुई? जी, तो सबसे पहले तो ये मेरा खुद का सपना था और साथ ही साथ एक खुद का सपना देखने के लिए भी हमें एक रोल मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली मेरे एक रोल मॉडल हैं, वो है अरुणा सिन्हा मैम, जो कि लखनऊ से हैं और उनका एक पैर नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक सबमिट किए हैं। तो वो मेरे लिए रोल मॉडल तो हैं, बट जैसा कि मैंने कहा ये सपना मेरा था, तो अगर आज मैं इस सपने पे अपने सपना पूरा कर रही हूँ तो ये बस मेरी खुद की मोटिवेशन है, क्योंकि हम रोल मॉडल तो बना लेते हैं बट उस चीज को खुद को कैसे पूरा करना है वो नहीं समझ पाते, और उसके लिए मैं कहूँगी कि पूरी की पूरी डेडिकेशन मेरी रही। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे कोई वीडियो देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं या किसी से मोटिवेट होते हैं, तो वो 2 या 4 दिन का मोटिवेशन होता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन आपको लंबे समय तक और आगे तक ले जाती है। तो याशी जी, आपने पर्वतारोहण कब शुरू किया और अब तक आपने कितने पर्वतों की चढ़ाई की है? जी, तो मैंने अपना पर्वतारोहण 2016 में शुरू किया था और लगभग 8 से 10 पहाड़ मैंने अभी तक फतेह किए हैं और कुछ ट्रेनिंग भी करी है। पर्वतारोहण के लिए ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, जिसमें मैंने अपना बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स किया है दार्जिलिंग सर उत्तरकाशी से, और आगे मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या मैंने फतेह किए हैं। ओके, तो ये आपने जब पर्वत चढ़ने की शुरुआत की थी तो उस टाइम आपने क्या सोचा था, मन में क्या क्या बातें थी, कैसे आपने सोचा कि हाँ मुझे
चढ़ना, फतेह हासिल करनी है, कुछ क्या सोचा था इसके पीछे, क्या सोच थी? अगर सच बात बताऊं तो जब मैंने ये सपना देखा था तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पर्वतारोहण क्या है या उसमें क्या क्या तकलीफें आ सकती है। लेकिन जब मैंने पहली बार अपना कोर्स किया तब जाके मुझे पता चला कि शायद जो मैंने सोचा था उससे तो ये 1000 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो लेकिन वो कोर्स करके मुझे बहुत अच्छा भी लगा और जब मैं नेचर के पास रही तो मुझे बहुत मजा भी आया और उसकी कठिनाइयों को पार करते हुए जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो आगे अब कौन कौन से माउंटेन को आपने अपने टारगेट पर रखा है? मेरे टारगेट में तो वैसा 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक हैं और जैसे आपने बताया कि मैंने अभी तक 3 महाद्वीप के फतेह कर चुके हैं। जी जी। तो अब आगे के जो 4 बचे हुए हैं उनको मैं जल्दी से जल्द पूरा करना चाहूंगी। बिल्कुल, शुभकामनाएं तो हमेशा हम सभी की, रायगढ़ वासियों की और धूम परिवार की रहेगी। तो मैंने ये भी सुना है कि आप एक बार एवरेस्ट की चढ़ाई भी कर चुकी हैं और किसी रीजन से आप पूरा नहीं कर पाई उस चढ़ाई को, तो क्या रीजन था इसके पीछे? जी, तो 2021 में मैंने ये एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी और मैं लगभग 8000 मीटर तक पहुंच गई थी। एवरेस्ट की पूरी हाइट जैसे आप सब जानते हैं कि 8848 मीटर है। बस 850 मीटर बचा था। पर उस साल इंडिया में 2 साइक्लोन आए थे, उस वजह से साइक्लोन का इम्पैक्ट वहाँ हिमालयन रेंज में भी था, तो उस वजह से फिर मुझे वापस आना पड़ा और अपनी यात्रा वहीं खत्म करनी पड़ी। 8000 आप चढ़ चुके थे और 850 मीटर बाकी था। जी। तो आपकी इस बात पर मुझे सोहन लाल द्विवेदी जी की जो रचना याद आ रही है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और आपने भी सुना होगा बचपन में। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम कामना करते हैं कि आपकी भी कोशिश जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल। याशी जी, अधिकतर लोग एक बार की कोशिश में मंजिल नहीं पाते तो निराश हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ये था ही नहीं। और आपकी सफलता सभी को ये संदेश जरूर देगी कि भाग्य के निर्माता हम खुद ही होते हैं। तो आपको किसी पर्वत पर चढ़ने में लगभग कितना वक्त लग जाता है या कितने दिन लग जाते हैं? जी, तो जैसे कि हर पर्वत, हर पहाड़ की हाइट अलग होती है। मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूंगी पहले। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसके लिए लगभग 2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है जो हमें करनी रहती है, उस वजह से लगभग 2 महीने लगते हैं। लेकिन हर पहाड़ की टाइमिंग अलग अलग होती है, किसी में 15 दिन लगते हैं, किसी में 1 हफ्ते लगते हैं, माउंट एवरेस्ट में 2 महीने लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि पहाड़ कितना बड़ा है और कितना डिफिकल्ट है। 2 महीने भी लग जाते हैं? जी। ये तो सच में मुश्किल है। अच्छा, इतनी मेहनत के बाद और इतना लंबा सफर तय करने के बाद जब आप ऊंचाई पर अपनी मंजिल पर पहुंचती हैं तो वहाँ दृश्य कितना रोमांचित होता होगा, कितना खूबसूरत लगता होगा। तो याशी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, आपसे आपके अनुभवों को सुनकर। तो आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तो शौकिया पहाड़ पर चढ़ना होता है जो कि आमतौर पर लोग एडवेंचर के लिए ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन दूसरा जो कि आप माउंटेनियर्स चढ़ाई करते हैं उसमें ऊंचे ऊंचे सख्त पहाड़ होते हैं जिसे शायद अल्पाइन क्लाइंबिंग कहते हैं, और कुछ बर्फीले पहाड़ भी होते हैं और कुछ बहुत ऊंचे लगभग 18,000 फीट के पहाड़ होते हैं। तो इनके लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है या फिर एक ही तरह की ट्रेनिंग में हर तरह की नॉलेज दी जाती है, और इसके लिए अलग से कोई कोर्स भी होता है क्या? जी, इसके लिए अलग से कोर्स भी होता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने कोर्सेज भी किए हैं इसके लिए, बेसिक और एडवांस कोर्स किया है माउंटेनियरिंग का। तो उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग कैसे की जाती है और उसकी क्या क्या टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और डेफिनेटली पहाड़ों पे तो हमेशा वेदर चेंज होते रहता है, तो हमें वेदर कैसे प्रेडिक्ट करना है बादलों को देख के, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर अगर कभी हम बर्फ में फिसल गए तो हमें खुद को रेस्क्यू कैसे करना है वो सिखाया जाता है। तो ये लगभग 1 महीने का कोर्स होता है, और इस कोर्स में हमें हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके के पहाड़ में हमें कैसे क्लाइंब करना है, वो चीज़ सिखाया जाता है। तो मैंने अपनी बेसिक कोर्स की ट्रेनिंग HMI दार्जिलिंग से की है और एडवांस कोर्स की ट्रेनिंग निम उत्तरकाशी से करी है। अरे वाह, ये तो वहाँ का वेदर और क्लाइमेट, मतलब सब कुछ वहाँ वैसे भी इतना अच्छा रहता है कि मन भी लगता होगा, और इस टाइप के जोश से भरे काम तो करने में और भी मजा आता होगा। तो याशी जी, ये तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि पर्वतारोहण के कोर्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, और हमारे श्रोताओं को भी
आपसे नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं और आपके गानों की चॉइस भी जोश से भरी है। अच्छा यासी जी, ये तो सभी जानते ही हैं कि पर्वतारोहण के लिए फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, तो कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या करती हैं। मेरा पूरा दिन भर का दिनचर्या ही मैं कहूँगी कि बस मेरे वर्कआउट के लिए ही डेडिकेटेड रहता है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि मॉर्निंग में मेरा कार्डियो सेशन रहता है, जो मैं अपने रायगढ़ स्टेडियम में ही जाके करती हूँ। वहाँ पे मेरा रनिंग रहता है, फिर उसके बाद में कार्डियो वर्कआउट्स रहता है, और उसके बाद घर जब वापस आती हूँ तो मेरा योगा क्लास रहता है, जो कि मेंटल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और शाम को साइकिलिंग रहता है, और उसके बाद में एक ट्रेनर आते हैं, उनके साथ मेरा वर्कआउट रहता है, जो कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के लिए जरूरी है। और मैं बताना चाहूंगी, स्पेशली अगर पर्वतारोहण में फिजिकल फिटनेस जरूरी है, तो उससे 100 टाइम्स ज्यादा आपको मेंटल फिटनेस की जरूरत होती है, जो कि योगा बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है उस चीज के लिए, और योगा बहुत हेल्प भी करता है। और मैं सबसे भी ये कहना चाहूंगी कि आप सबको कम से कम 15 से आधा घंटा निकालना चाहिए अपने टाइम से, कि आप थोड़ा योगा करें और अपनी मेंटल हेल्थ भी सुधारें। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ तो काफी मतलब हमारे देश की उपज ही है, ये देश में ही इजाद हुआ है योग, और हम ही उससे महरूम है, जबकि और कंट्री में इस सबको काफी लोग फॉलो कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हम योग करें, इंडिया में आकर सीखते हैं, और हमारे यहाँ फ्री में मिलता है तो लोग उसे लाइटली लेते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए आप जैसे यहाँ पर क्लब में जाती हैं तो वहाँ भी ट्रेनर आपको सिखाते हैं कि आप सेल्फ ट्रेनिंग मतलब वहाँ पे मेरा एक ग्रुप है जो हम सब साथ में ट्रेनिंग करते हैं। और मेरा हमेशा कोशिश यही रहती है कि जैसे कि मेरा माउंटेनिंग इतना डिफिकल्ट फील्ड है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो भी ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैंने जो आज ट्रेनिंग करी है उससे मैं बेहतर कल उससे ज्यादा करूं, जिससे कि फिजिकली और मेंटली बहुत इफेक्ट आता है। जब मैं एक चीज अगर मैंने आज कम करी है, कल उससे ज्यादा करूंगी, तो डेफिनेटली मेरी मेंटल कैपेबिलिटी में बढ़ावा मिलेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जी। तो जैसे आप मेंटल हेल्थ की बात कर रही हैं, तो इसके लिए आप कौन सा योग आप ज्यादा प्रैक्टिस करती हैं? जी, तो सबसे ज्यादा तो मैं मेडिटेशन और जो हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भ्रस्तिका हो गया, मेडिटेशन की प्रोसेस हो गया, ये सारी चीजें करती हूँ। और योगा मेरी फिजिकल हेल्थ में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं, जब मैं वो करती हूँ तो उससे मेरी लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि मुझे इतने कम ऑक्सीजन एरिया में जाना है, तो उसके लिए लंग कैपेसिटी भी चाहिए। और साथ ही साथ मेडिटेशन हेल्प करती है मेरे दिमाग को शांत रखने में और क्लियरली सोचने में। तो मैं कहूंगी कि मेडिटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेडिटेशन के लिए सभी की ये शिकायत रहती है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो दुनिया भर की बातें उसी समय दिमाग में आती हैं। तो उससे आप कैसे अपने आप को, मतलब किस वे में शुरू किया? मतलब जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपके साथ भी ये हो रहा होगा, तो ये कैसे दूर हुआ? ये बात तो आपने बहुत सही कही कि दिन भर की बातें आती। मेरे साथ भी इनिशियल स्टेज में ऐसा ही होता था, जब मैम योगा कराती थी और वो कुछ ऐसी चीजें बोलती थी जहां मुझे ध्यान लगाना चाहिए, बट मेरा ध्यान कहीं और जाता था। तो कोशिश यही रहती थी कि जो मैम बोल रही है मैं उस चीज पे ध्यान रखूं। और मेडिटेशन मैं कहूंगी कि कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, उसमें बस आपको अपनी ब्रीथिंग पे ही ध्यान देना है, और उससे फिर आपका माइंड में ध्यान अपने आप हो जाता है। तो जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं तो वो एक तरीके का मेडिटेशन ही है। बस आपको अवेयर रहना है अपनी ब्रीथ से, और आप कैसे सांस ले रहे हैं उस चीज पे। जी, मुझे लगता है ये बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आ पाता है, मतलब धीरे धीरे, एक दिन में 2 दिन में तो होने से रहा। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है जब आप हाइट पे जाते होंगे, जब वहाँ का तापमान कम ज्यादा होता होगा, तब भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता होगा, मतलब मेडिटेशन और ये जो आप लंग्स कैपेसिटी की बात कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें सच में बहुत ही हेल्पफुल होती होंगी। और हम देखिए घर पर रहकर भी योगा की प्रैक्टिस नहीं करते। वैसे बात पर्वतों पर चढ़ने की हो या फिर जीवन के किसी भी एग्ज़ाम को पास करने की या सामान्य जीवन की, फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो यासी जी, आपकी बातों को सुनकर, आपके साहस को देखकर बहुत से यंगस्टर्स का मन इस फील्ड में जाने का तो ज़रूर करने लगा होगा, और साथ ही ये सवाल भी उठ रहा होगा मन में कि पर्वतारोहण कोई भी कर सकता है या फिर इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है? जी, तो पर्वतारोहण बिल्कुल कोई भी कर सकता है। उसके लिए योग्यता बस ये रहती है कि आपको उसके कोर्सेज करने ज़रूरी है। आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि वो बिना कोर्स किए भी पहाड़ों पे जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप
कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले कोर्सेज करने चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको पर्वतारोहण में मजा आ रहा है या नहीं, तो आपको छोटे मोटे ट्रैक से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आप ये जान पाए कि अगर आप 4-5 घंटे चल भी रहे हैं पहाड़ों पे शांत एनवायरनमेंट में, तो आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि कई बार लोगों को वो भी बहुत बड़ी चीज लगती है, मुश्किल लगती है। तो उसके लिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आप ट्रैकिंग से शुरू करिए और उसके बाद फिर कोर्सेज करिए, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है? नहीं, सिर्फ फिजिकली फिट और मेंटली फिट और डेफिनेटली आप अबव 16 इयर्स ऑफ एज रहें, एक सही एज लिमिट जरूरी है। अच्छा जी, ये बात तो आपने सही कही कि आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प भी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि बिस्तर से उठकर कभी मस्जिद तक तो जाया न गया, बिस्तर से उठकर कभी मस्जिद तक तो जाया न गया, और ख्वाहिशें रखते हैं लोग कब्र से उठकर जन्नत जाने की। कहने का मतलब है कि जन्नत तक जाने के लिए वैसे कर्म जरूरी हैं और किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए वैसी इच्छा शक्ति जरूरी है। याशी जी, जब आप इतनी ऊंचाई पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जीवन सामान्य तो होता नहीं होगा। वहाँ धूप, ठंड, तेज हवाएं, बर्फ जैसी बहुत सी समस्याएं सामने आती होंगी, जिनका सामना आपको करना पड़ता होगा। कभी कभी कोई इंजरी भी होती होगी। तो इन सब से निपटने के लिए आप क्या करती हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं होती है? जी, डेफिनेटली वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं होती है, बट हम अपने साथ एक बेसिक फर्स्ट एड लेके जाते हैं साथ में जी। अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो हम एटलीस्ट कुछ फर्स्ट एड कर सकें। और हम पहले से ही, हमें मालूम रहता है कि ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं या आने वाली हैं, तो हम उसके प्रिकॉशंस लेके पहले से चलते हैं। जैसे कि आपने कहा कि धूप, हवा, ठंड वगैरह रहती है, तो जैसे माउंट एवरेस्ट में लगभग -40 डिग्री तक का टेम्परेचर हो जाता है। जी। तो उससे बचने के लिए हम वैसे कपड़े लेके जाते हैं और वैसे उतनी लेयरिंग्स हमें, लगभग मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब माउंट एवरेस्ट के लिए गई थी तो मैंने 5 लेयर्स कपड़े पहने थे। ओह माय गॉड। जी तो इतने लेयरिंग्स रखने पड़ते हैं जिससे कि हम ठंड से बच सके। जी। और ठंड तो इतनी ज्यादा रहती है कि शायद हम वहाँ सरवाइव भी ना कर पाए, बट वही मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है कि हम उसको भी पार करके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मतलब वाकई में ये बहुत ही टफ काम है और इसको आप इतनी खुशी करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और अभी आपने बताया कि क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम आती है और उसके लिए आप लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेते हुए चलते हैं। पर जब आप चढ़ाई करती हैं तो उस टाइम जब आप चढ़ाई करती हैं या कर लेती हैं तो स्वाभाविक है इतने वक्त में भूख प्यास तो लगती ही होगी। तो फिर उस वक्त आप क्या खाती है और ऑक्सीजन के लिए वहाँ पर कैसी व्यवस्था रहती है? तो हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा जो बैग है, हम जो कैरी कर रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास रहें, और कई बार ड्राई फ्रूट्स भी, जिससे कि हम उसको तुरंत अगर हमने खाया तो हम एनर्जी गेन कर सकें। क्योंकि वहाँ पहाड़ों पे उस मौसम में या उस एनवायरनमेंट में तुरंत कुछ बनाना तो पॉसिबल होता नहीं है। तो इसीलिए ये इजी टू ईट वाली चीजें हम कैरी करते हैं, और पानी तो डेफिनेटली रहता ही है हमारे साथ। जी। तो मैंने सुना है कि कोई शेरपा भी आपके साथ रहते हैं, तो ये शेरपा का क्या काम रहता है और कहाँ से आते हैं शेरपा? जी, तो ये जो शेरपा रहते हैं वो वहीं के लोकल लोग रहते हैं, जो वहीं की पहाड़ियों पे रहते हैं, और उनका काम यही रहता है कि वो हमारे साथ हमारी सेफ्टी का ध्यान रखे और हमको समिट तक लेके जाएं, और साथ ही साथ वो हम हेल्प भी करते हैं हमारा लोड कैरी करने के लिए अलग अलग कैंप्स में। अच्छा। और क्योंकि हमें तो वहाँ के रास्तों की नॉलेज नहीं होती और अकेले जाना भी रिस्की है, तो शेरपा एक हमारी गाइड की तरह एक हमारे सपोर्टिंग हैंड रहते हैं जो हमारी मदद करते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपके सपोर्टर्स भी रहते हैं उधर पे। तो जब आप चढ़ाई करती हैं तो साथ में आपको बहुत सारे टूल्स तो रखने होते हैं, जैसे आपने बताया। तो ये टूल्स का वेट कितना लगभग होता होगा और कैसे कैरी करते हैं फिर उसको, क्योंकि इतनी ऊपर चढ़ाई करना, अपना बॉडी वेट, साथ में इतना टूल्स का वेट, कपड़ों का वेट, तो ये सब कैसे कैरी होता है? मेनली हमारे पास जो वेट रहता है हमारे बैग में वो लगभग 8 से 10 किलो का रहता है, जिसमें जैसा मैंने बताया हमारी पानी की बोतल, खाने पीने का सामान, और इसके अलावा हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर रहती है, वो हमें खुद कैरी करना पड़ता है। एक सिलेंडर तो डेफिनेटली हमें खुद कैरी करना पड़ता है, जो हम ऑन द वे यूज करते हुए जाते हैं। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सिलेंडर्स रहती है वो शेरपा पहले से ही हर कैंप में छोड़ के आ चुके होते हैं। अच्छा। और जो टूल्स हमें यूज होने होते हैं वो तो हम ऑन द वे यूज करते रहते हैं, तो वो हम पहने ही रहते हैं। जी। तो
उसका अलग से वेट हमें पहन के कैरी करना होता है। वो तो स्वाभाविक है। तो जैसे आपने अभी बताया कि कैंप होते हैं, तो इतने हाइट पर अलग अलग जगह कैंप होते हैं कि मतलब एक नीचे कैंप होता होगा या एक ऊपर भी कैंप होता होगा? कितने कैंप होते हैं लगभग? जी, तो जैसे एवरेस्ट की बात करूंगी मैं, एवरेस्ट की हाइट 8,800 मीटर्स है। तो उसमें लगभग हम अगर बेस कैंप से देखें तो बेस कैंप से समिट तक के बीच में 4 अलग अलग कैंप्स होते हैं। और ये कैंप्स इसलिए भी होते हैं कि हमें हर रात एक डेस्टिनेशन पे पहुंच के रेस्ट भी करना है। जी। और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी हम रुकते हैं। और ये कैंप्स इसलिए भी होते हैं कि एवरेस्ट का जो उतना लंबा ड्यूरेशन है उसको कवर करने के लिए हमें हर दिन रुकना पड़ता है, क्योंकि हम हर समय तो चल नहीं सकते। हम बस मॉर्निंग के टाइम पे ही चलते हैं और रात में वहाँ रेस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये पूरी चढ़ाई मॉर्निंग में होती है? जी, मॉर्निंग में होती है, नाइट में भी होती है। जैसे कि बेस कैंप के बाद जो कैंप 1 तक का रास्ता है वो पूरा ग्लेशियर का रास्ता है। ग्लेशियर यानी कि जमी हुई नदी कह सकते हैं आप। और वो नदी इतना साल पुरानी है कि वहाँ वो नदी में कई गड्ढे भी है, कई खाई भी है। और कई बर्फ जो जमी हुई है वो कई इतनी वीक हो गई है कि वो कभी भी गिर सकती है। तो ये जो रास्ता है ये हम रात में चलना शुरू करते हैं, रात को 12 बजे या 1 बजे, जिससे कि तेज धूप आने से पहले ही हम अपने कैंप पहुंच जाएं। क्योंकि क्या होता है, जब धूप आती है, धूप सर पे होती है तो बर्फ पिघलना शुरू होती है। तो उस वजह से कोई भी बर्फ कहीं से भी फिसल के गिर सकती है और हमें इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए हम रात में क्रॉस करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि नाइट में आप शुरू करते हैं, तो फिर वहाँ लाइट की क्या, आप लोग खुद अपना टॉर्च लेकर चलते हैं या हेड टॉर्च जो रहती है वैसा कुछ लेकर? तो हम अपना हेड टॉर्च ही लेके चलते हैं। और पहाड़ों पे तो सुबह जल्दी हो जाती है, तो लगभग 4-5 बजे तक उजाला हो जाता है। अच्छा। तो तब तक हम टॉर्च लेके चलते हैं। अच्छा, एक चीज और आपने बोली कि 3-4 बेस बनते हैं, तो क्या वो वहाँ ऐसे धरातल जैसे कुछ रहता, मतलब समतल प्लेस रहता है क्या हाइट पे? तो ऐसा होता है कि पहले से ही जगह सालों से वही जगह यूज होते आ रही है और वो जगह हमेशा हम वैसे ही चूज करते हैं कि वो प्लेन एरिया रहे, जिससे कि टेंट अच्छे से सेट हो सके। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत 1-2 टेंट की जगह है, लगभग हर सीजन 300 क्लाइंबर्स क्लाइंब करते हैं और समिट का टाइम भी सेम ही होता है। तो लगभग इतनी एरिया होती है कि जिसमें 100-200 लोग टेंट आ सके। जी, काफी अच्छी बातें बता रही हैं आप। और मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे चैलेंज जब चढ़ाई के वक्त आते हैं, तब आपको ख्याल नहीं आता कि मुझे अपनी कंफर्टेबल लाइफ में वापस चले जाना चाहिए? क्योंकि हर इंसान के साथ होता है ना कि मन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है कि बस हो गया, चलो हम वापस चलते हैं। तो इस टाइप का कभी थॉट नहीं आया आपको? जी बिल्कुल, आपने तो मेरे जो माउंटेनियरिंग के पीछे वजह है आपने वही बता दी। कि डेफिनेटली हमेशा जब भी मैं पहाड़ों पे जाती हूँ तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, आशी इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। मैंने बीटेक किया हुआ है, बढ़िया जॉब लग जाएगी, जॉब करते हैं, आराम वाली जिंदगी जीते हैं। और कई बार वापस आने का भी मन करता है। तो उस समय मेरा दिमाग बस यही कहता है कि मैं जितने रास्ते पे पहुंच चुकी हूँ, अगर मैं वापस जाऊंगी उतना ही मुझे आगे जाने के लिए लगेगा। तो क्यों ना मैं आगे जाऊं और एक अचीवर का टैग लेके वापस आऊं, ना कि एक फेलियर का टैग लेके वापस आऊं। क्योंकि रिवर्स में भी उतना ही ज्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। बिल्कुल वो भी मुझे ही कवर करके आना है। जी। आपकी बातें सुनकर ना मुझे अल्लामा इकबाल जी की कुछ लाइन्स याद आ रही हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो एक बार अगर कोई ठान ले तो भगवान भी उसकी हेल्प करने में जुट जाते हैं। कहते हैं ना, सारी कायनात लग जाती है आपकी इच्छा पूरी करने में। याशी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आपने 3 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की, अमेरिका, वेस्ट इंडीज के शिखर पर चढ़ी, तो चढ़ाई से पहले क्या आपको भारत की और वहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है क्या? जी बिल्कुल, भारत की सरकार से तो नहीं, लेकिन वहाँ की सरकार से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। और जैसा कि तरीका है वीजा लेके जाने का, तो वही एक जरिया है। हम वहाँ से परमिशन ले रहे हैं कि हम आपकी कंट्री में आना चाहते हैं और क्लाइंब करना चाहते हैं। जी। और फिर उसके बाद क्लाइंबिंग के लिए अलग से वहाँ की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है वहाँ से हमें परमिशन लेना पड़ता है कि हमें ये क्लाइंब करना है। और ये एक तरीके से प्रूफ भी है कि जब हम क्लाइंब करने जा रहे हैं तो हमारा वहाँ पे एक प्रूफ दिया हुआ है कि हम क्लाइंब करने आए हैं। और जब हम वापस आते हैं तो हम जब उन्हें हमारी समिट की फोटोज दिखाते हैं तो वो फिर हमें सर्टिफिकेट भी देते हैं। अरे वाह। जी। तो जितने भी शिखर पर आप चढ़ाई की है, तो इसके लिए फंडिंग कैसे होती है? आपको पैसे की मदद कहाँ से मिलती है और लगभग कितना खर्च आता होगा?
लगभग तो ये डिपेंड करता है पहाड़ों पे। अगर मैं एवरेस्ट की बात करूँ तो एवरेस्ट पे लगभग 28 से 30 लाख का खर्च आ जाता है। ओह माय गॉड। जी, तो फंडिंग के लिए अभी तक मेरे पापा ही लोन के थ्रू और उनकी सेविंग्स के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ सरकार की तरफ से भी मुझे सपोर्ट मिला है। अच्छा, सरकार की तरफ से मिलता है? बट तो केंद्रीय सरकार या अपने राज्य की सरकार? राज्य की सरकार की तरफ से। अच्छा, जी, बट अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे स्टेट में कि सपोर्ट किया जाए फुली। मतलब मैं कहना चाहूंगी कि कई स्टेट में हमें हर साल कुछ पर्वतारोहियों को एवरेस्ट फतेह करने के लिए रूल है कि 15 लाख तक मिलता है। जी, तो अभी तक वैसा रूल मैं चाहूंगी कि आगे ऐसा आए जिससे कि और पर्वतारोही आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो सच में कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि आगे भी जो जनरेशन इस फील्ड में जाना चाहे, उनका इंटरेस्ट हो, तो कुछ तो सपोर्ट मिलना चाहिए, बैक सपोर्ट तो होना चाहिए, क्योंकि फैमिली कितना सपोर्ट कर पाएगी। याशी जी, एक बहुत ही अहम सा सवाल है कि अगर आपके इस जुनून को करियर के नजरिए से देखें तो इसमें क्या फ्यूचर है? जी, तो इसमें अगर आप इंडिया लेवल पे करना चाहें तो आप अपनी एक ट्रैकिंग कंपनी खोल सकते हैं, या फिर आप एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं इस फील्ड के। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं और उसके बाद फॉरेन कंट्रीज में जाके आप एक आउटडोर एजुकेटर की तरह, जैसे इंडिया में तो अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स का उतना स्कोप नहीं है, उतना लोग अटेंटिव नहीं है उस चीज के लिए, बट फॉरेन में स्कूल लेवल से ही बच्चों को सिखाया जाता है आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में, एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं। तो फॉरेन में जाके आप किसी स्कूल या कॉलेज से टाई अप करके आप वहाँ पे एज अ एजुकेटर जॉब कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर भी है और एडवेंचर भी है, मतलब कुल मिला के बहुत कुछ है इसमें। याशी जी, आपके अब तक के पर्वतारोहण के इस सफर में ढेर सारी यादें आपके साथ जुड़ गई होंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी। अगर आप चाहें तो उन अनमोल किस्सों को या कोई घटना को जो आपको भुलाए नहीं भूलती, हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। एक बहुत, मतलब मैं कहना चाहूंगी कि बहुत डिफिकल्ट या बहुत दिल को हिला देने वाली घटना है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मैं लास्ट ईयर माउंट एवरेस्ट के लिए गई थी, तो जब हम कैंप 4 तक पहुंच गए थे, 8000 मीटर पहुंच गए थे, और हमने पूरी रात खराब वेदर में बिताई, और पूरी रात हमें इतनी तेज हवा थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा टेंट उड़ जाएगा या कहीं से कोई पत्थर उड़ के हमारे सर पे ना लग जाए। और वो रात को पार करना मतलब बहुत मुश्किल था। और जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग सो के उठे, वेदर सही नहीं हुआ था, और जब हम बाहर निकल रहे थे टेंट से, तो मैंने देखा एक शेरपा कुछ खींच के ला रहे थे। जी, और मैंने अपने शेरपा से पूछा कि ये क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जैसा चीज दिख रहा था और एकदम हार्ड दिख रहा था वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस खराब मौसम में एक आदमी ने अटेम्प्ट किया था समिट करने का, और उसका समिट हो भी गया था, बट वहां से जब वो वापस आ रहा था तो उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि उस मौसम में चलना, उस वेदर से लड़ना, उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि वो आधे रास्ते पे ही उसका हार्ट कोलैप्स हो गया। उनको हार्ट अटैक आ गया। तो वो उसकी डेड बॉडी को लेके आ रहे थे। तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा दिल को हिलाने वाली थी, क्योंकि लाइफ में मेरा पहला एक्सपीरियंस था वैसा डेड बॉडी देखना। और वैसा देखना डेफिनेटली हमें पहले से पता होता है कि ये सारी मुश्किलें आ सकती हैं। लाइव देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो सच में डराने वाला, मतलब उस टाइम तो कोई भी अपना ड्रीम को सरेंडर कर सकता है। तो याशी जी, वक्त की ये अदा बुरी भी है और अच्छी भी कि ये बड़ी जल्दी गुजर जाता है। तो आपके साथ बातें करने में, आपके अनुभवों को सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। लग रहा है बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहे, लेकिन हमें वक्त का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। तो याशी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने आज दी और बहुत ही इंस्पिरेशनल टॉक थी आपके साथ। अब आप बताएं कि आपको रेडियो धुमा करके कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं बताना चाहूंगी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसे रेडियो में आके आप सभी से बात करना और सभी तक मेरी बात पहुंचाना। तो मेरे लिए तो मेरा एक ड्रीम कम ट्रू है। तो बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जाते जाते मैं सबको यही कहना चाहूंगी
कि जैसे मेरी लाइफ में मेरा एवरेस्ट है वैसे आप सबकी लाइफ में एक एवरेस्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो एवरेस्ट असलियत में माउंट एवरेस्ट हो, लेकिन एवरेस्ट का मतलब है कि आपकी जॉब में आपको ये पोस्ट चाहिए तो वो आपका एवरेस्ट होना चाहिए। मतलब है कि आपका कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए आप काम करें। और वो कहते हैं ना कि जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम अपनी पहली सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए और जिससे कि आप उसमें आगे बढ़ते रहें और अच्छा करें। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इस पर मुझे भी एक बात याद आ रही है कि एक नहीं दिल में हजारों ख्वाहिशें बाकी हैं, एक नहीं दिल में हजारों ख्वाहिशें बाकी हैं, अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो सारे जहां की उड़ान बाकी है। दोस्तों, सपने हकीकत में तभी बदलते हैं जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं, तो दूसरा कदम अपने आप ही बढ़ जाता है और धीरे धीरे प्रयास से मंजिल भी मिल जाती है। श्रोताओं, ये थी आज की हमारी गेस्ट याशी जैन, जिन्हें आप सुन रहे थे रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम का संचालन किया है आपकी दोस्त आरजे अमिता ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। अब अपनी दोस्त आरजे अमिता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।